आपका समय देने के लिए स्वागत है आपका धन्यवाद। 18 स्वदेश पर। मनीष जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही होगा, आप कितने आशान्वित हैं कि इस बार ये ट्रेड डील स्ट्राइक हो जाएगी और इसका ऐलान हम जल्दी होते हुए देखेंगे, शायद ये साल खत्म होने से पहले पहले। अब सरकार की तरफ से जो भी इस विषय में हमारे पास इंडिकेशंस आए हैं, वैसा तो लगता है कि ट्रेड डील बहुत करीब है, पर अभी तक तो आया नहीं है। बट होपफुल है कि मंथ एंड के पहले आ जाना चाहिए, ऐसा लगता है। एंड इट्स ओवर ड्यू जिसको कहा जाए। सो एक ऑप्टिमिज्म का माहौल तो डेफिनेटली है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फर्दर इस लेवल से ट्रेड डील के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता तो नहीं है कि मार्केट में कुछ प्राइस इन हो पाएगा। मनीष जी, दूसरा प्रश्न यह है आपसे कि मान लीजिए कि अगर ट्रेड डील स्ट्राइक हो जाती है, अग्रीमेंट बन जाता है, अमेरिका भी कुछ चाहेगा कि हम उनके लिए अपने मार्केट को खोलें, हम वहां से अपना इंपोर्ट थोड़ा बढ़ा ही रहे हैं, तो आप जरा ये बताइए कि क्या बाजार यहां से फर्दर आपको एक्साइटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर बस एक हैंगओवर है, ओवरड्यू है काफी टाइम से, ये टल जाएगा और बस एक राहत होगी, बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं होगी? नहीं नहीं, अगर आप लास्ट महीने का अपना करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो क्या 3.5% करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। वो किस लिए हुआ? क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह में बहुत भारी इंपोर्ट है, तो $42 बिलियन का एक महीने का ट्रेड डेफिसिट आया। वो इसलिए आया क्योंकि यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया और हम जबरदस्त इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर, गोल्ड, और जो नॉर्मलाइज्ड हमारी इंपोर्ट होती है, जो 25-26 बिलियन डॉलर की मंथली डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़कर $42 बिलियन हो गई। तो करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए की जो कमजोरी है, उसमें जो ट्रेड डील का जो एक्सपेक्टेशन है, वो अगर आ जाता है पॉजिटिव, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और अगर ये हुआ तो बाजार के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि रुपए की जो कमजोरी है, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि बाजार में जो मंदी का माहौल बन रहा है वो रुपए के कारण ही बन रहा है, और रुपए का कारण बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर पिछले साल का देखें तो 0.5, 0.6%, 1% के करीब। लास्ट मंथ का करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5%। सो ये एक चिंता की विषय है और ट्रेड डील इसमें आने से काफी रियायत मिलेगी। तो अगर मान लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, रुपया यहां से स्ट्रेंथन होता है, क्या इसे देखकर एफआईज भी लौट आएंगे, या फिर एफआई सर वेट करेंगे कि एक बार हम एक और क्वार्टर के नंबर देख लेते हैं भारत में पहले? देखिए, एफआई अब जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि अब कोई भी एफआई का ये नहीं मानना है कि इंडिया बहुत एक्सपेंसिव है। प्रॉब्लम लिक्विडिटी का है। प्रॉब्लम सेकेंडरी मार्केट से पैसा बिक रहा है, मतलब स्टॉक्स बिक रहे हैं और वो प्राइमरी मार्केट्स में जा रहे हैं। तो ये, और क्या है कि गवर्नमेंट और आरबीआई भी रुपए को संभाल रही है। तो इंटरवेंशन है, $30 बिलियन का इंटरवेंशन है। तो इंटरवेंशन में आप डॉलर को बेचते हो और रुपये को खरीदते हो। जब आप रुपए को सिस्टम से खरीदते हो तो एक लिक्विडिटी डेफिसिट हो गई है। अगर आप देखें कि लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसने आरबीआई ने ओएमओ का अनाउंसमेंट किया है। वो इसलिए अनाउंसमेंट किया है कि जो लिक्विडिटी डेफिसिट है उसको थोड़ा ठीक किया जाए। और लिक्विडिटी डेफिसिट के कारण ही बाजार में जो मंदी का माहौल बन रहा है, लिक्विडिटी कंसर्न के कारण, इज वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो अर्निंग्स रिवाइवल तो डेफिनेट है, मतलब थर्ड क्वार्टर की अर्निंग सेकंड क्वार्टर से बेटर आएगी एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट इज मच बेटर। सो इट इज, मतलब ये जो मंदी हमें दिखाई दे रही है, ये बेसिकली फंडामेंटली ड्रिवन नहीं है। और रुपया अगर कमजोर होता है तो रुपये कमजोर में एक्सपोर्ट्स को भी बेनिफिट मिलेगा। ये सब नियर टर्म हेडविंड्स हैं जो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 महीने में काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। और जो नया साल है 2026, उसमें काफी कुछ पॉजिटिव इंडिया को देखने को मिलेगा। और एफआई का सेंटिमेंट्स, जो इंडिया इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है वीजा वी अदर इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलप मार्केट्स, यूएस से तो बहुत ज्यादा ही अंडर परफॉर्मेंस है। ये अब मेरे हिसाब से तो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया और यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए इंडिया के मार्केट में। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जहां से भी रुपया टर्न होता है वहां से एफआई फ्लोज आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया है सर। एक और चीज मनीष सर,
ये क्वार्टर थ्री के नंबर्स को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सर? क्या हम सितंबर क्वार्टर से बढ़िया अर्निंग ग्रोथ देखने जा रहे हैं? और आपके हिसाब से अच्छे नतीजे कहां पर आएंगे? कौन से सेक्टर्स हमें फोकस में रख के चलना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली थर्ड क्वार्टर के नंबर सेकंड क्वार्टर के नंबर से बहुत बेटर आएंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और जो जीएसटी रिलेटेड इम्पैक्ट 22 सितंबर के आसपास जो था, 22 सितंबर या अक्टूबर, वो हमको उनका फुल ब्लोन बेनिफिट थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में दिखेंगे। और अगर आप ग्राउंड चेक करें तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स काफी बेटर हैं, इन्फ्लेशन कम है, ब्याज की रेट्स कम हो गई है, और ये सब जो फैक्टर्स है रेट सेंसिटिव, वहां पर बहुत बड़ी पुल फैक्टर है अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो कंजम्पशन, हेल्थ केयर, बैंक्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब सेक्टर्स में आपको काफी अच्छे नतीजे दिखेंगे वनिस्पत आपके सेकंड क्वार्टर नंबर्स के। सेकंड क्वार्टर नंबर्स में अगर आप पूरी अर्निंग्स को डाइसेक्ट करें तो ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये सब का बहुत भारी कंट्रीब्यूशन था। तो ये सब जो है, अब जो नॉर्मलाइज सेक्टर्स है, स्ट्रक्चरल सेक्टर्स है, जैसे रेट सेंसिटिव्स हो गए, और कंजम्पशन रिलेटेड, हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर्स में आपको ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी थर्ड क्वार्टर विजावी सेकंड क्वार्टर, और इवन वाईओवाई नंबर्स। मनीष सर, यूएस में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ रही हैं। अब लगभग लगभग 2 महीने के हाइस पर हैं, 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड हो या फिर 30 ईयर के बॉन्ड यील्ड हो। क्या ये थोड़ी सी टेंशन वाली चीज है फ्लोज के लिहाज से? क्या हमारे यहां से और आउटफ्लो हो सकता है टुवर्ड्स अमेरिका? हाँ, क्योंकि ये बहुत कुछ डिसाइडेड नहीं है आज की डेट में, वहां पर भी असमंजसता है कि फेडरल रिजर्व रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे। पर जो कि वहां की जो इकोनॉमिक डायनामिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक्स, वो यही बताती है कि मार्केट आपको ये बोल रहा है कि आप रेट कट नहीं कर सकते, कि यूएस में महंगाई बढ़ रही है। और यूएस और इंडिया की जो स्प्रेड है 10 ईयर G-Secs की, वो ऑल टाइम लोज पर है। तो क्या बहुत ज्यादा डिफरेंशियल रेट्स हो सकते हैं? ये बहुत बड़ी रिस्क है कि इंडिया से आउटफ्लोज, अगर यूएस में यील्ड्स बढ़ते हैं तो यहाँ से आउटफ्लोज होने की पूरी गुंजाइश है। नॉट ओनली इंडिया, पूरी इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज होने की पूरी गुंजाइश है। एंड ऑन दी अदर हैंड, एक येन भी हार्डन हो रहा है, तो जापानीज येन कैरी ट्रेड का भी इम्पैक्ट है पूरे ग्लोबल डायनेमिक्स में। तो ये सब काफी मायने रखता है, इंटरेस्ट रेट डायनेमिक्स जो है काफी मायने रखता है फ्लोज पॉइंट ऑफ व्यू। पर मेरे कहने का यही मतलब है कि इंडिया को आप बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रखे हो ऑन अकाउंट ऑफ दी ट्रेड डील टॉक्स की, और जो आपकी फ्लो डायनामिक्स, येन कैरी ट्रेड, एवरीथिंग सेड एंड डन, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई यहां से मंदी का माहौल एफआईएस को भी दिखाई दे। आई अंडरस्टैंड कि वहां की रेट यील्ड बढ़ रही है तो यहां से फ्लोज बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बट फंडामेंटल्स नाम की भी कोई चीज है, और फंडामेंटल्स इंडिया की इतने खराब नहीं है कि दिस इज आपका परफॉर्मेंस बेसिकली लास्ट 1 साल में हमने मार्केट्स में देखा है। एक आखिरी सवाल सर आपसे होगा, जो बाजार में जो पोजिशनल बायर हैं मनीष भाई, जो 6 महीने 8 महीने का व्यू लेके चलते हैं, उनको आप कैसे गाइड करेंगे यहाँ से? क्या ये बेहतर होगा कि अब थोड़ा बजट को ध्यान में रखकर अपनी पोजिशनिंग को शिफ्ट करना शुरू करें? इंफ्रा हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, या फिर रेलवे स्टॉक्स हो गए, क्या उन पर थोड़ा फोकस बढ़ाने का समय आ गया है? नहीं, मेरा ये नहीं मानना है। मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, बजटरी बैलेंस शीट जो स्ट्रेंथ है, वो हमने थोड़ी सी डिटेरियोरेट होते हुए देखी है। गवर्नमेंट अब इतना कुछ स्पेंड नहीं कर सकेगा जो लास्ट हमने 3-4 साल में देखा है। 3% कैपिटल आपकी जो गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है, 10 लाख 11 लाख करोड़ की जो स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड नहीं कर सकेगा। और रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, जिसमें भी गवर्नमेंट पीएलआई वगैरह दे रहा है, वो एक तरफ से कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एकदम स्ट्रेच्ड है। और मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में बेसिकली ये सब सेक्टर्स में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं आई है। सो इन मार्केट्स में सिर्फ वैल्यूएशन का सबसे बड़ा कंसर्न है। तो अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशन,
कहां पर कंफर्ट है वहीं पैसे बनेंगे। तो रिन्यूएबल्स, पावर, ट्रांसमिशन, आपकी डिफेंस, रेलवेज, यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। तो मेरा नहीं मानना है कि ये अभी बजट आ रहा है तो ये सब सेक्टर्स में वापस आपको कोई रिवाइवल देखने को मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। 6-8 महीने के व्यू पॉइंट से अगर इन्वेस्टर्स को कुछ देखना है तो मेरा यही कहने का है कि अभी आप डोंट थ्रो इन द टावर, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर जहां पैनिक करता है वहीं से बाजार घूम जाएगा। तो अगर अभी तक संयम आपके पास है तो नेक्स्ट 6-8 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से और संयम बना के रखिए। अगर ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो चुपचाप बैठना चाहिए जो भी लिया हुआ है, प्रोवाइडेड ये अर्निंग्स वर्सेस ग्रोथ। क्या है कि गुड, बैड एंड अगली को अगर एक पॉइंट ऑफ आज की डेट में एक ही ब्रश से पेंट किया जा रहा है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को और एनालाइज कीजिए। जो गंदे स्टॉक्स है उसको बेच दीजिए, जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें अर्निंग्स को और कंजर्वेटिवली एनालाइज कीजिए, और उसके बाद भी अगर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो उसको चुपचाप लेके बैठ जाना चाहिए नेक्स्ट 6-8 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा तो यही मानना है कि नए साल में इज गोइंग टू बी मच बेटर देन 2025 अक्रॉस द मार्केट। सो यही एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स को। बढ़िया है सर, समझदार को इशारा काफी कि जो 2026 होगा 2025 से बेहतर होगा। तो मान के चलेंगे कि कम से कम इंडेक्स लेवल पर 10% से ज्यादा के रिटर्न तो मिल जाएंगे अगले साल में। और ये जो आपकी बात है कि नहीं, आप ना वैल्यूएशन देखिए, जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर आप फोकस करके चलिए। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक फिर बाजार में आप ना व्यू बनाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि थोड़े से ना फ्रॉथी अभी भी वैल्यूएशन है मिड कैप में, स्मॉल कैप में, थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत यहां पर होगी। मनीष भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सधे हुए इंसाइट्स हमारे सामने रखे और हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। फिर आपसे मुलाकात जल्दी होगी। लेकिन निफ्टी सेंचुरी लग गई है और 25,900 के ऊपर निफ्टी को हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक 250 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट से संकेत काफी अच्छे। 650 शेयर कमजोर, लेकिन करीब 2150 शेयर हैं मजबूत। बाजार की ये चाल है, यानी कि आज मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक्शन बढ़ रहा है। लोअर लेवल से वहां पर बाइंग आ रही है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं ट्रेड के लिहाज से, ये जानेंगे मिड कैप मसाला में एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।